हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं आज आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रखने जा रहा हूं और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, पर मैं पार्ट 1 को भी शॉर्ट में आपको रिकैप्सुलेट कर दूंगा। क्या है इस समय मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? पे अटेंशन, समझिए इस चीज को ध्यान से। हम कर रहे हैं डिस्कस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। क्या होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? सांसदों के विशेष अधिकार। डेमोक्रेसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, हमारे चुने हुए जो नेता हैं वो कानून बनाते हैं हमारे ही ह्यूमन एक्शंस को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। हमने ही उन्हें अधिकृत किया है, हमने राइट उनको ये अथॉरिटी दी है टू मेक लॉज फॉर अस एंड वी हैव टू फॉलो दोस लॉज। ओके, लेकिन हमारे वो नेता, हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम तभी कर पाएंगे अगर उनको क्या मिलेगा? फ्री हैंड मिलेगा, अगर उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, अगर वो कहीं पर प्रोटेक्टेड फील करेंगे। क्लियर? तो इस कारण से हमने उनको कुछ विशेष अधिकार यानी प्रिविलेजेस दिए हैं और इसको ब्रॉडली स्पीकिंग हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, कुछ प्रेरोगेटिव्स की बात हो रही है ये। और इसका आइडिया हमें कहां से आया? इसका आइडिया हमें आया इंग्लैंड, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमें आइडिया आया था इसका। ओके, तो आइडिया टेकन फ्रॉम इंग्लैंड। और आगे चलते हैं हम, ठीक है? देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील करता है? आर्टिकल 105, 105 नंबर आर्टिकल है। ठीक है, कितनी तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के होते हैं। ये कौन सी टू टाइप्स हैं? ये कौन सी टू टाइप्स हैं? दोज दैट आर एंजॉयड कलेक्टिवली, दोज दैट आर एंजॉयड इंडिविजुअली। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एंजॉय करता है वो है एंजॉयड इंडिविजुअली। हर जो पूरा एक हाउस एज अ होल एंजॉय करता है वो है पीपी यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंजॉयड कलेक्टिवली। ठीक है, हम दोज एंजॉयड कलेक्टिवली को एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं शॉर्ट में करवाऊंगा और डिटेल में आज कराऊंगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंजॉयड इंडिविजुअली। So here we go. I would like to share my screen with you people so that I can show you all the points and you can understand that in a better manner. Okay, here we go with it. So ये अब आपके सामने आने जा रहा है. I hope now you can see my screen. You can see my screen now. ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये देखिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या चीज है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्पेशल राइट्स, स्पेशल इम्यूनिटीज या स्पेशल एग्जेम्पशंस दिया होना किसको? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, उसके मेंबर्स को और उसकी कमिटीज को। हाउस को प्रिविलेज दिया हुआ है, ये वो है जो एंजॉयड कलेक्टिवली है, और मेंबर को दिया हुआ है यानी कि दोज एंजॉयड इंडिविजुअली। क्लियर? और आगे चलते हैं, ताकि वो इफेक्टिवनेस के साथ और इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सके, इसलिए उनको ये प्रिविलेजेस हमने दिए हुए हैं। ओके, और आगे चलते हैं, हम सीधा आज वाले टॉपिक पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन पर लेकर आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह की है, एंजॉयड बाय ईच हाउस यानी एंजॉयड कलेक्टिवली और एंजॉयड इंडिविजुअली। अब आ जाए कलेक्टिव प्रिविलेजेस कौन से हैं? पहला, अपनी रिपोर्ट्स, अपने डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, पब्लिश करना या ना करना। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने एक इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई और मीडिया को, प्रेस को पार्लियामेंट्री डिबेट्स, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स को पब्लिश करने का राइट दिया। बस इट शुड बी ट्रू। ओके, सच्ची बात लोगों को पता चलनी चाहिए। लेकिन इस एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है और वो है सीक्रेट सिटिंग। जहां नाजुक मुद्दा है, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जब कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने की बात है, तो सीक्रेट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हो सकती है और उसकी प्रोसीडिंग्स को भी सीक्रेट रखने का अधिकार हाउस के पास है। और वो हाउस इस राइट को, इस प्रिविलेज को कलेक्टिवली एंजॉय करता है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस पॉइंट, ये देखिए,
इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, कि बाहर वालों को एंट्री ना मिले, ठीक है जी। और सीक्रेट सिटिंग्स से भी को भी होल्ड करने का अधिकार है। दूसरा, रूल्स बनाने का अधिकार है कि कैसे काम करेंगे। फिर अपने ही मेंबर्स को पनिश करने का अधिकार है। आउटसाइडर्स को भी पनिश करने का अधिकार है अगर वो क्या करते हैं, मेंबर्स करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। आउटसाइडर कर रहे हैं क्या, कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, हाउस गलत, एडमोनिशन, वार्निंग देके छोड़ देना, इम्प्रिजनमेंट, सस्पेंशन, ये सब कुछ हो सकता है। ओके, देन अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, किसी कन्विक्शन हुई है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो फटाफट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए हाउस को। राइट टू रिसीव इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन। ओके, और अगर हाउस के जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके प्रेमिसेस में अरेस्ट हो रहा है, तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन की परमिशन से ही अरेस्ट होगा। देन इंक्वायरी बिठाने का अधिकार, ठीक है, ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस का अधिकार। देन द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस, हाउस की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। देन नो पर्सन इधर मेंबर, अगर कोई किसी का अरेस्ट हाउस में हो रहा है, चाहे वो मेंबर है चाहे आउटसाइडर है, तो वो तभी होगा जब परमिशन देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। चेयरमैन। अब आते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, जो 3 तरह के होते हैं। कौन से? फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और तीसरा फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। अब मैं इन तीनों एक्सप्लेन करूंगा, आप समझिए। ये 3 तरह के हैं जो मेंबर इंजॉय करते हैं, हर मेंबर को ये प्रिविलेजेस मिलते हैं। पहला, कभी भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगले दिन वोटिंग होनी है किसी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पर, मोशन पर, और उसे एक रात पहले उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसको थाने में बंद कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से जिन लाखों लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस में, उनको रिप्रेजेंट फिर करेगा कौन? कोई भी नहीं। और शायद वो रेजोल्यूशन पास ना हो पाता, क्योंकि ना हो पाता, लेकिन अब क्या हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया, उसके से पास हो गया। समझ में आया? तो बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े फैसलों पर प्रभाव पड़ सकता है। आपको पता होगा कि कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होते हैं पार्लियामेंट में, जिससे सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री को सीट खाली करनी पड़ सकती है, और कई बार एक एक वोट भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। क्लियर? टाई भी हो जाते हैं। और 40 दिन, जो सेशन शुरू हुआ उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, अरेस्ट नहीं हो सकता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये प्रिविलेज केवल सिविल केसेस में एप्लीकेबल है, क्रिमिनल में नहीं है। 2 जगह एप्लीकेबल नहीं है, एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में और एक सिविल केसेस में। अब इसको डायग्राम से समझाता हूं, समझो। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये 2 तरह के हुए। इंजॉयड, इंजॉयड कलेक्टिवली, इंजॉयड कलेक्टिवली का मतलब है इंजॉयड बाय हाउस, फुल हाउस, नॉट मेंबर्स। और फिर आते हैं इंजॉयड इंडिविजुअली। अब ये इंडिविजुअली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉज भी आपको जो ज्यादातर मिलेंगे वो इसके ऊपर मिलेंगे, इंजॉयड इंडिविजुअली। इसमें आगे 3 चीजें हैं। सबसे पहले है सबसे बड़ी फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट जो है, इसकी इसके अंदर क्या मेन बातें हैं? 3 बातें। पहला, ड्यूरिंग सेशन, जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। फिर 40 डेज बिफोर, और फिर 40 डेज आफ्टर।
ये है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से 40 दिन पहले, और ये है एंड ऑफ द सेशन के 40 दिन बाद। अब पार्लियामेंट के सेशन कितने होते हैं एक साल में? 3 होते हैं। सबसे पहले बजट सेशन, फिर होता है मॉनसून सेशन, फिर होता है विंटर सेशन। बजट सेशन जो है इस साल तो जनवरी में शुरू होगा और मई में खत्म होगा। वैसे जनरली फेब में शुरू होता है और मई में खत्म होता है। ये होता है बजट सेशन। मान लो इस बार स्टार्ट हो गया से 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से पहले वाले 40 दिन 40 डेज, जो कि अप्रोक्सीमेट डेट बनेगी 10 दिसंबर। अब मान लो ये खत्म हुआ है 25 मई को, तो 25 मई के बाद के 40 दिन, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो आपकी डेट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? ठीक है, ये बनेगी 5 जुलाई, 5 जुलाई, या फिर 5 जुलाई बन गया अप्रोक्सीमेटली, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जो पार्लियामेंट का सेशन चला वो 20 जनवरी से 25 मई तक चला, और उसके 40 दिन पहले, उसे 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं हो सकता। ये 3 चीजें मिलाकर बनता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। मगर इसकी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इसकी 2 एक्सेप्शन है कि कब कब इस पीरियड में अरेस्ट हो सकता है। क्यों? ये जो प्रोटेक्शन है ये केवल सिविल केसेस में होती है। सिविल यानी पैसे का लेन देन, ठीक है, फैमिली मैटर्स, प्रॉपर्टी के मैटर्स, ये सब क्या होते हैं? सिविल केसेस। जो क्राइम है जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती, फ्रॉड, रॉबरी, ये सब क्राइम्स हैं। ठीक है। अब अगर क्राइम किया है, क्राइम के केस में अरेस्ट इस पीरियड में हो सकता है, और 40 डे बिफोर, 40 डे आफ्टर और ड्यूरिंग द सेशन सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री सेशन में अगर मर्डर कर देगा एमपी तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो मर्डर है, वो क्राइम है। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी को, और दूसरी पार्टी पैसे मांग रही है और कोर्ट कह रही है हाँ एमपी के पैसे देने बनते हैं, तो पैसे वसूलने के लिए अरेस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, इसके लिए क्या वर्ड्स यूज करते हैं? अरेस्ट ऑफ जेडी, ऑफ यानी जजमेंट डेटर। कि जजमेंट डेटर कौन होता है? वो इंसान जिसके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ गया, जजमेंट आ गई कि हाँ ये डेटर है, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे, पर वो नहीं देता तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और फिर जब तक पैसे नहीं देता तब तक उसको अंदर रखेंगे। समझ में आया? तो सिविल केस में ऐसे अरेस्ट होता है कि आदमी पैसे के लेते हैं सिविल केस में। तो ये अरेस्ट नहीं हो सकता ड्यूरिंग द सेशन, उसके 40 डे पहले, स्टार्ट होने से 40 डे पहले, या सेशन खत्म होने के 40 डे बाद। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ, 5 जुलाई को खत्म, उसको अरेस्ट कर सकते हैं उसे। बिल्कुल जी, पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी तो होगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे कि इस बार विंटर सेशन हुआ ही नहीं, तो मॉनसून सेशन के बाद देखो कितना लंबा गैप है अगले सेशन के बीच में, तो अरेस्ट हो सकता है। तो ज्यादातर टाइम एक साल का ऐसा होता है जिसमें एमपी को सिविल केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत कम दिन एक साल में ऐसे बचते हैं। जैसे कि विंटर सेशन जो होता है बहुत छोटा होता है, नवंबर दिसंबर। ठीक है, और अगले बार फेब में स्टार्ट होता है आपका बजट सेशन, जनरली ऐसा होता है। तो कई बार यहाँ पे 40 डेज से एक दो दिन फालतू मिल जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि विंटर सेशन बहुत छोटा होता है, और जुलाई अगस्त में चलता है कौन सा सेशन? मॉनसून से 15 अगस्त को खत्म हो गया। ठीक है, और ये स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर को, तो सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, दो बीच में आ गए। 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर, तो 3 महीने का पीरियड है, 90 डेज। अब 40 डेज यहां से निकालो, 40 डेज यहां से निकाल लो, 80 डेज निकल गए। यानी सिर्फ ये वाले बीच के 10 दिन है जिसमें अरेस्ट हो सकता है एक एमपी सिविल केस में। आप ये मान के चले, ठीक है, कि जब उसे अरेस्ट करने आएंगे वो क्या बोल सकता है कि जी अभी पिछला सेशन खत्म इस डेट को हुआ तो अगला ये है। अगला सेशन कब स्टार्ट होगा वो फिक्स तो होता ही नहीं है ना। समझ में आया? तो
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि सिविल केस में एमपी अरेस्ट नहीं होता है, ठीक है जी, सिविल केस में। ओके, क्रिमिनल में कभी भी हो सकता है। ओके, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब कब कब इन पीरियड्स में भी अरेस्ट हो सकता है? पहले तो क्रिमिनल केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन चीज क्या होती है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 इससे डील करता है। और आर्टिकल 22 क्या कहता है कि मात्र सस्पिशन कि एक आदमी कुछ क्राइम करने वाला है, अभी क्राइम किया नहीं है उसने, तो क्राइम कमिट होने से पहले भी अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका प्रोसीजर दिया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है। कहते हैं 751 का केस पै गया। 751 क्या होती है? 107 एंड 151 सीआरपीसी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 107 और सेक्शन 151। कंबाइंड रीडिंग ऑफ दीज टू सेक्शंस मीन 751 कि दो लोग हैं, कोई ये दो या दो से ज्यादा एक्स और वाई, ठीक है, और इनके बीच में कुछ लड़ाई है और पुलिस को लगता है अब ये लड़ पड़ेंगे, और एक आदमी दूसरे के ऊपर कुछ ऐसा अटैक कर सकता है, ग्रीवसली हर्ट कर सकता है, थप्पड़ मार सकता है, आंख फोड़ सकता है, जान से मार सकता है, यानी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, तो ऑफेंस के होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। पुलिस 107 151 के तहत पावर रखती है उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि ऑफेंस कमिट हो ही ना पाए, प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। समझ में आया? और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 में दी हुई है। क्लियर? और भी सीआरपीसी में कई और प्रिवेंटिव प्रोविजंस हैं। और फिर उस इंसान को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वो आदमी एक बॉन्ड साइन करता है कि मैं हरगिज भी शांति भंग नहीं करूंगा, क्राइम कमिट नहीं करूंगा, और अगर करता है तो इतने रुपए का हर्जाना, इतने रुपए का फाइन मुझसे वसूल लिया जाए। 3 मंथ से ज्यादा कभी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करने के बाद नहीं रखा जा सकता। मैक्सिमम कितना रखा है? 3 मंथ। 3 मंथ के बाद भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको एडवाइजरी कमिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। एडवाइजरी कमिटी में हाईकोर्ट जज खुद या अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ हाईकोर्ट जज खुद बैठता है। कहाँ लिखा है ये? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, एडवाइजरी कमिटी। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपके सामने आ गया है। क्या आ गया आपके सामने? ये आपके सामने आ गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, ठीक है जी, ओके फाइन। और इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कई जगह जिक्र हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि पोटा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, ठीक है जी, ये देखिए, दिस इज आर्टिकल 22। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। कुछ अधिकार मिलते हैं उन लोगों को जिनको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको बताया जाएगा कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड। आप साफ साफ पढ़ पा रहे हैं? फॉन्ट साइज बड़ा है ना, या और बड़ा करूंगा इसे? पढ़ पा रहे हैं? ये देखिए लिखा हुआ है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड
without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest. जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner. हर किसी को एडवोकेट से बात करने का मौका मिलेगा, कंसल्टेशन का मौका मिलेगा, ठीक है जी। और तीसरा अधिकार 22 क्लॉज 2 देता है कि उसको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये जो अधिकार है किसको नहीं मिलेंगे, ये अगर दुश्मन देश का कोई गुप्तचर यहां पकड़ा गया, जैसे कोई एनिमी एलियन है, उसको ये अधिकार नहीं मिलते, ठीक है। एनिमी एलियन को ये राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, ठीक है, अगर किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है तब भी ये अधिकार नहीं मिलते, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना इन अधिकारों के अरेस्ट करने की पावर पुलिस के पास है ताकि क्राइम कमिट ही ना हो। क्राइम कमिट होने के बाद अरेस्ट करने से अच्छा है पहले ही अरेस्ट कर लो ताकि ऑफेंस हो ही ना। और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में किसी को अरेस्ट किया गया है तो मैक्सिमम कितने महीने तक अंदर रखा जा सकता है, 3 मंथ्स। मगर 3 महीने बाद भी उसके ऑफेंस करने का खतरा भी खत्म नहीं हुआ तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से उसको 3 महीने के बाद भी अंदर रखा जा सकता है। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठेगा, या तो खुद एक हाई कोर्ट जज या पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। ईदर दैट पर्सन इज अ हाई कोर्ट जज, हैड बीन अ हाई कोर्ट जज, और अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जी, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। वर्ड्स यूज हुआ है, हु आर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हु हैड बीन जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो 3 महीने के बाद भी उसे अंदर रखा जा सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेष अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, ओके। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विशेष अधिकार होते हैं वो क्या है, 2 तरह के, दोज दैट आर एंजॉयड कलेक्टिवली, दोज दैट आर एंजॉयड इंडिविजुअली। एंजॉयड कलेक्टिवली पिछले सेशन में हमने कर लिया। एंजॉयड इंडिविजुअली 3 तरह के हैं। पहला, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन, 40 days before starting the parliamentary session and 40 days after end of the parliamentary session. फिर है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का अधिकार। वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)A में भी फ्रीडम राइट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया हुआ है वो मच वाइडर है उसे। आर्टिकल 19(1)A में, आर्टिकल 19(1)A में भी फंडामेंटल राइट कॉन्फर्ड है अपनी बात कहने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्लियर। लेकिन इससे भी ज्यादा वाइड अधिकार हमें दिया हुआ है पीपी के रूप में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के रूप में। इसका आइडिया कहां से आया, यूके से आइडिया आया हुआ है हमें, ठीक है। और वो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का या अपनी बात ना कहने का दोनों अधिकार है। और तीसरा होगा फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, JURY, ज्यूरी सर्विस। ये 3 तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं विच आर एंजॉयड इंडिविजुअली, ओके। अब मैं ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। ये 3 हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। अब मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट कि ड्यूरिंग द सेशन, 40 days बिफोर द सेशन, 40 days आफ्टर द सेशन अरेस्ट नहीं कर सकते। किस में अरेस्ट करते हैं, सिविल केस में। तो किस में अरेस्ट कर सकते हैं,
क्रिमिनल केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में। क्लियर? ओके। अब हम आ रहे हैं अगला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मच वाइडर देन आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है। नो मेंबर is liable to any proceedings in any court for anything said or any vote given by him in parliament। कुछ वोटिंग हुई पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ वोटिंग की जिसकी वजह से एक बिल पास हो गया। बाद में पता चलता है कि वो बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, डिस्क्रिशनरी है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। समझ में आया? पर उन्हें लॉ बना दिया था। जैसे अभी अभी ट्रिपल तलाक पर कानून बन गया। क्लियर? फार्म बिल, द 3 फार्म बिल पास हो गए। मान लो सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक वाले को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, तो क्या उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कोर्ट में एक्शन होगा? तुमने ऐसे बिल पर वोटिंग क्यों की? नहीं। डिबेट हुआ, किसी ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ ये पास होना चाहिए, कोर्ट ने बाद में कह दिया ये कानून गलत है, नल एंड वॉइड है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 में दी गई ये पावर। सुप्रीम कोर्ट कांटा मार सकती है किसी लॉ पर, ये कहकर ये लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, वॉइड डिक्लेयर कर देगी उस लॉ को कि लॉ ही गलत है। ये ऐसा हो सकता है। पर जिन्होंने लॉ बनाया था क्या उन पर फिर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। क्यों? प्रोटेक्टेड है। और जिन्होंने सदन में यानी पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के जिन्होंने फेवर में बोला था उस लॉ के, जिसको कि बाद में कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी, गलत लॉ बन गया, तो क्या उन पर एक्शन होगा कि तुमने क्यों उसी में बोला? नहीं। उनको क्या मिला हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो साफ बोलते हैं राहुल गांधी मंदबुद्धि है, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी जो है वो देश का नेता बनने लायक नहीं है, उसमें इतना आईक्यू नहीं है। दिस इज डिफेमेटरी। पर क्या डिफेमेशन का केस राहुल गांधी कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी ने कहा, राहुल गांधी इशारा करते हुए बड़े हाथ हिला हिला कर आजकल उसने बोलना शुरू किया है, बोलने दो, बच्चा है। ये भी डिफेमेटरी है। पर क्या वो केस कर सकता है डिफेमेशन का कि मानहानि की जा रही है, मेरी रेपुटेशन खराब की जा रही है? मोदी जी आप तो बूढ़े हो गए, आगे चल के युवा नेता तो मैं हूं, पता नहीं कितने साल तक मैंने भारत पे राज करना है, आप तो मेरा करियर खराब कर रहे हो। नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात कहने का अधिकार है, जिसमें डिफेमेटरी रिमार्क्स तक अलाउड हो जाते हैं, अगर वो डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। समझ में आया? और आगे चलते हैं। This freedom is subject to the provisions of the Constitution and the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament. एक इंसान अपनी बात तभी कहेगा जब उसे बोलने का टाइम दिया जाएगा, जब उसे विद परमिशन बोलेगा। तो रूल्स के हिसाब से आपको अपनी बात कहनी होती है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दे रखा है 19(1)(a) में, उससे वाइडर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ओके। और आगे चलते हैं। अब आता है थर्ड, तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ठीक है जी, ये क्या है समझिए। अगर कोर्ट आपको सम्मन भेजती है कि आपको कोर्ट में पेश होना है, यू हैव टू बी इन कोर्ट, इस 10 तारीख को 10 बजे आपको कोर्ट आना है और गवाही देनी है, लेकिन 10 तारीख को तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो एमपी कहां जाए? कोर्ट जाए या पार्लियामेंट के सेशन में जाए? पार्लियामेंट के सेशन में उसने उन 20 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, जिन्होंने उसको जिताया था। और अपने पर्सनल लाइफ के छोटे से काम के लिए उसे कोर्ट में जाना जरूरी है। तो वो क्या करे? अब वो देश को देखेगा, अब वो देश की जनता को देखेगा, अब वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा संसद में जाके, और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होकर भी उसको अवहेलना नहीं मानी जाएगी। कोर्ट के आदेशों को अगर आप नहीं मानते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, आपके खिलाफ एक्शन होता है, पर कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? आप ज्यादा जरूरी काम कर रहे थे, उन लोगों के विश्वास को टूटने से बचाया आपने, जिन्होंने विश्वास करके आपको जिताया था। समझ में आया?
ठीक है। अब चंडीगढ़ से जो सांसद जीती वो जीती किरण खेर। अब किरण खेर जो है वो लोकसभा की मेंबर है। अब उसको पर्सनल लाइफ के कोई केस को लेकर समन आ गए कि आपको 18 तारीख को कोर्ट आना है, पर 18 तारीख को ही उसको लोकसभा में बैठ के वोटिंग भी करनी थी और चंडीगढ़ के लोगों की तरफ से वोट करना था। तो क्या ज्यादा जरूरी है? वोटिंग ज्यादा जरूरी है, ना कि कोर्ट में पेश होना। तो exempted from jury service, they can refuse to give evidence, refuse to appear as a witness in a case pending in a court when parliament is in session। क्या इसमें 40 डेज प्लस 40 डे माइनस चलेगा? नहीं चलेगा, वो सिर्फ अरेस्ट के केस में है। ठीक है जी। सो देन दिस टॉपिक इज ओवर। कुछ और पूछना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग दिस टॉपिक? कुछ पूछना चाहेंगे? एनी क्वेश्चन बच्चे पूछो, ऑल इन वाले सारे।